जहाँ कस्टम वर्ड का मतलब क्या रहता है, जो रिचुअल्स है बिजनेस के, कस्टम ऑफ ट्रेड, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इंप्लाइड चीजें। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना या प्रॉमिसरी नोट बनाना आम बात है। यस, आम बात है, क्योंकि वो ट्रेडिंग बिजनेस है, पैसों का लेन देन बहुत आम बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का लेन देन भी बहुत आम बात है। इसके लिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं इट इज कस्टमरी, इट इज कस्टमरी टू साइन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, और टू गिव अ प्रॉमिसरी नोट, और टू टेक अ प्रॉमिसरी नोट, और टू गिव अ चेक, और टू टेक अ चेक। ठीक है, बहुत आम बात है, इसके लिए उन्होंने लिखा है कस्टम। अब देखो डायरेक्टली लिख देते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि एग्जैक्टली फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि जेब से निकाला और दे दिया, मतलब एक नोट जैसा हो गया। आमतौर पर बेरर नोट्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब सिर्फ बेरर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इवन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को भी इन्होंने फ्रीली ट्रांसफरेबल कंसिडर किया है। कैसे? तो नेगोशिएशन से ट्रांसफर होते हैं, एंडोर्समेंट से ट्रांसफर होते हैं, जो ओनर रहता है उसका बिल का, वो उसको नेगोशिएट कर सकता है, इस वजह से वो उसको फ्रीली ट्रांसफरेबल बुलाते हैं। तो ये टर्म को बहुत लिटरली मत ले लेना, क्योंकि इसको लिटरली लिया तो ये सिर्फ बेरर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड कर पाएगा, तो इसको अपने को बहुत लिटरली नहीं लेना है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे, इवन बेरर इंस्ट्रूमेंट्स भी इसका पार्ट है। आगे बढ़ 1% टू, देखा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया। एक तो बाय मेयर डिलीवरी, मेयर डिलीवरी का मतलब होता है मेरे जेब से निकाला और किसी को, जिसको भी मेरे को पे करना है उसको दे दिया, तो दैट्स बाय मेयर डिलीवरी। दूसरा है बाय एंडोर्समेंट, बहुत सिंपल है एंडोर्समेंट का केस, ध्यान से सुनो। घड़ी भर के लिए मान लो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया के ऊपर, तो साइन करके दिया, बत्रा ने साइन करके दिया अपने को। अब ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास पड़ा है, 3 महीनों के लिए इंस्ट्रूमेंट निकाला, मेरे को अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने का है, जैसे खुशी को अपने को पेमेंट करना है। व्हाट विल आई डू? आई टर्न द इंस्ट्रूमेंट बैक साइड, बैक साइड पर मैं लिखूंगा पहला, फर्स्ट सीरियल नंबर, वहां नाम डालेंगे किसका, खुशी बजाज फुल नेम, साइन भी लेंगे उसकी भी और मेरी भी साइन लेंगे। समझा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बोलते वक्त, एक्चुअली इधर रहते दो कॉलम्स, एक एंडोर्सर का और एक एंडोर सी का। तो मेरा नाम आएगा पहले एंडोर्सर में, मैं साइन करूंगा, उसके ठीक बाजू में एक और कॉलम रहेगा एंडोर सी का, एंडोर सी अपना नाम लिखेगा या मैं लिख कर दूंगा और उससे भी एक सिग्नेचर लिया जाए। नाउ द इंस्ट्रूमेंट्स ओनरशिप इज बी ट्रांसफर टू खुशी। अब पैसे लेने कौन जाएगा? खुशी पैसे लेने जाएंगी बत्रा से, करेक्ट। अगर खुशी को फर्दर ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है तो अगेन वो क्या करेंगी, पेज टर्न करेंगी, पेज टर्न करके एंडोर्सर के कॉलम में खुद का नाम लिखेंगी और एंडोर्सी के कॉलम में मान लो जिया का नाम लिखेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट की ओनर कौन हो गई? समझ गया? तो ऐसा करते करते ये इंस्ट्रूमेंट कितने भी समय ट्रांसफर हो सकता है, कितने भी टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है, बट विद इन द टाइम लिमिट, जितना उसका वैलिडिटी पीरियड है। तो जैसे अपन ने कंसिडर किया भाई 3 मंथ का वैलिडिटी पीरियड है, तो 3 महीनों में कितने भी बार नेगोशिएट हो सकता है, इवन घूम करके मेरे पास भी आ सकता है, ये अपन ने अकाउंट्स में लिखा हुआ, बरोबर है, जिसने बिल साइन किया था उसी के लिए वो वापस बिल घूम करके रिसीवेबल हो जाता, हो सकता है। तो वही वो बता रहे हैं अभी, एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है, ये समझा? पक्का? इसमें एक और ट्रिक अब जिया को फर्दर इसको ट्रांसफर करना है साची को, लेकिन साची ने एक रिक्वेस्ट दी जिया कि भाई जिया तुम मेरा नाम मत लिख उसमें, ठीक है। तो जिया सोच रही है अब इसको ट्रांसफर करूँ कैसे, तो नाउ जिया विल राइट तीसरा नंबर, सीरियल नंबर 3, खुद का नाम साइन करेंगे, लेकिन जो बाजू का कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। आया समझ? कौन सा वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ा? एंडोर्सी वाला कॉलम अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया, ये समझ गया क्या? और ये इंस्ट्रूमेंट उसने बाय डिलीवरी ट्रांसफर किया किसको? साची। ये समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो। अब साची बहुत भुलक्कड़ है, ध्यान नहीं देती वो, पॉइंट गिर गया। अब जिसको मिला, किस्मत बतरा की, बतरा कोई मिला, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट पेएबल था उसी को ये इंस्ट्रूमेंट घुमा फिरा कर वापस मिला। बतरा की किस्मत, बतरा को किसी को कोई पैसे देने की जरूरत, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसी ने साइन किया था और उसी के पास वापस आ गया। बतरा ने चुपचाप अपना नाम लिख कर उधर साइन कर दिया और ये फर्दर नॉट नेगोशिएबल कर दिया। समझा? इसमें नुकसान हुआ है किसका? इन दोनों के फायदे, ये फाइनल पार्टी का नुकसान, क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले थे, अब मिलेंगे क्या? तो सेम इंस्ट्रूमेंट को आपने एंडोर्समेंट से ट्रांसफर किया बाय रजिस्ट्रेशन, और उसी सेम इंस्ट्रूमेंट को अपन ने फर्दर ब्लैंक में कन्वर्ट भी कर दिया। आया समझ? मतलब पहले वो रजिस्टर्ड था और उसको बाद में बेरर भी बना दिया, तो ऐसा पॉसिबल है। समझ गया पूरा? पक्का? तो 3 चीजें उन्होंने यहाँ बोली, एक बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दो ही है चीज। एक बाय मेयर डिलीवरी का मतलब होता दिया और दे दिया, दैट्स इट, ठीक है। एक हो गया एंडोर्समेंट, मतलब लिखा फिर दिया। दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में किसी का नाम कोट, मतलब पहले वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बेरर। क्या है? बेरर है। आया समझ? दूसरे वाले में नाम लिखा और फिर दिया, अब क्या है? क्लियर है? तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब क्या है? नाम लिख करके डिलीवर किया है, तो जिसका नाम लिखा है उसी के ये इंस्ट्रूमेंट काम का है, ठीक है। और अगर बिना नाम लिखे ट्रांसफर कर दिया तो जिसको मिला। समझा? पक्का? आगे। ये प्रूवेबल तो नहीं है, लेकिन ठीक है,
हम क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे, तो थ्योरी पढ़ते वक्त वी हैव टू कंसिडर द पॉइंट कि जो भी बोनाफाइड ट्रांसफर ये है, साची और अपना बत्रा, ये दोनों में से बोनाफाइड ट्रांसफरी कौन था? पहले तो ट्रांसफरी क्या रहता? ट्रांसफरी कौन रहता? जिसको ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफरर रहता जिसने ट्रांसफर किया, बरोबर है? तो अपन ट्रांसफरी की बात करें, राइट? तो जिया ने बाय एंडोर्समेंट खुद का नाम लिखा, लेकिन ब्लैंक में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया था साची को। फिर वो इंस्ट्रूमेंट गिरा, जैसा कि अपन ने देखा, गिरने के बाद किस्मत बता रही कि उसी को जाकर। मेरा सवाल यह है कि इन दोनों ट्रांसफरीज में से गुड फेथ ट्रांसफरी कौन सा? गुड फेथ वाला कौन सा? साची इज अ गुड फेथ ट्रांसफरी। ऐसा क्यों? इधर ही आंसर है, उसी लाइंस में, 2-3 लाइंस में ही आंसर लिखा। ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। तुमने साची को बोनाफाइड ट्रांसफरी क्यों बुलाया? व्हाई डिड यू से सो? क्योंकि जिया ने एंडोर्समेंट का केस लिखा और फिर अपने हाथों से साची को ये इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया। लेकिन बत्रा को कैसे मिला था ये ऐसा गिर गया था? पकड़ने का था वो, देखा, उठा लिया, समझा? फिर बत्रा के मन में डायलॉग आया, आज भी मैं गिरी हुई चीजें उठा ले रहा, समझा? तो बत्रा की किस्मत, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट जो उसी ने साइन किया हुआ था वो फिर से उसी को मिला, लेकिन क्या बत्रा इसका ओनर कहलाएगा? नहीं। ये लाइन के हिसाब से नहीं। क्यों? ये लाइन बोलती बत्रा इज अ मेलाफाइड ट्रांसफर। क्या है मेलाफाइड? मतलब बैड फेथ। बत्रा गुड फेथ थोड़े है, साची गुड फेथ है सर। साची के पहले जिया गुड फेथ है सर, जिया के पहले खुशी गुड फेथ है। समझ गए? ये जितने नेगोशिएशन बीच में हुए थे ये सारे के सारे गुड फेथ। हाँ, लेकिन बत्रा को जो मिला वो गुड फेथ, बत्रा चोटा है। सीधी बात, पहला फाइट है ना। आया समझ? पक्का क्लियर है? अब एक साथ पूरा लाइन पढ़ो, पूरा पैराग्राफ एक साथ, पूरा ऊपर से नीचे। मतलब वो डेफिनेशन नहीं बताते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन टाइप जरूर बताते। टाइप्स है 3, सब एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। अब एक्चुअली देखा जाए तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हो तो चेक कर लो, चेक की डेफिनेशन में जाके चेक कर लो कि चेक की डेफिनेशन में लिखा है कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। और या फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन, एक ही स्टेटमेंट में 4 बार चेक बोल दिया, मिला क्या? पहला ही लाइन है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो टेक्निकली अगर सोचो तो चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मगर वो ऐसा नहीं लिखते, वो सीधा सीधा बोलते कितने इंस्ट्रूमेंट है? बोले 3, बिल ऑफ एक्सचेंज और अलग से चेक। समझ गया क्या? पक्का पक्का एकदम क्लियर है? डिलीवरी वाली बात समझी? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी समझा? बोनाफाइड वाला समझा? पक्का ये कंसेप्ट फिर से आएगा, रिपीट हो एक सेक्शन के अंदर, इसलिए पूछा। क्लियर है? पक्का क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ, वो मैं क्लेरिफिकेशन बाद में दूँ, मेरे को खुद को नहीं मालूम। अरे वो हर बार पूछते, बट मैं उसमें फर्क नहीं बता पाता क्योंकि उसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं दिया। ठीक है, बट हाँ, payable either to the order or to the bearer. Definition: a bill of exchange is a negotiable instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. जब order बोलते हो और bearer बोलते हो, क्या फर्क होगा उसके अंदर? वही फर्क होगा जो endorsement और bearer का फर्क है। अच्छा, ऑर्डर का मतलब होता है जब आप नाम लिख करके ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। और बेरर का मतलब होता है जब नाम नहीं लिखा हुआ है, इन ब्लैंक आपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है, उसको बोलते हैं बेरर। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है? डेफिनेशन में क्लियरली आता है ऑर्डर भी और बेरर भी। आगे आगे तो पॉज ले लो। A negotiable instrument is payable to order. Important word है order। कब? It is expressed to be so payable। Expressed का क्या मतलब? उस इंस्ट्रूमेंट पर बकायदा नाम हाथ से लिखा है expressly। ठीक है, आगे। When it is expressed to be payable to a specified person। Specified का मतलब क्या होता? अगेन, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है। किस नाम से ये दोनों जाने जाते हैं? जो पे करेगा वो रहता पेयर, जिसको पेमेंट रिसीव होगा वो बनेगा पेई। करेक्ट? किस नाम से जाने जाते? पेयर और पेयर बोले तो पैसे देगा, पेई बोले तो समझा, पिलाने वाला और पीने वाला, पानी। आगे ठीक है, समझा? तो when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain words prohibiting, what is prohibiting?
फर्दर नेगोशिएशंस पे अगर रोक लगा दी गई, जैसे एग्जांपल क्या है, मैंने ये बिल बतरा पर निकाला, बतरा ने बिल साइन करके मेरे को दिया, मेरे को ये बिल रिसीवेबल था मगर मेरे को किसी को पेमेंट करना था, तो मैंने ये इंस्ट्रूमेंट खुशी को दिया, समझा। खुशी ने क्या करा, खुशी ने पेज पलटा, उधर एकदम जोरदार स्क्रैच मार के लिखा नॉट नेगोशिएबल, क्या लिख दिया। अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट गिरा भी और बतरा को फिर से मिला, तो बतरा के वैसे भी कोई काम का, प्लस ये इंस्ट्रूमेंट इवन खुशी खुद अब फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकती, मतलब ना ये इंस्ट्रूमेंट जिया को मिलेगा, ना ये इंस्ट्रूमेंट साची को, नॉट एनी फर्दर, किसी को ही नहीं मिल सकता। अब इसमें लॉक हो गई कितनी पार्टीज, 3, एक बिल निकालने वाला, एक पेयर और एक पेई। फाइनली पेई कौन है, आया समझ, क्योंकि उसमें ऐसे कोई वर्ड्स लिखे गए जो उसके नेगोशिएशन को प्रोहिबिट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो तो देखो समझ आ जाए। डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स, उसमें ऐसे अगर शब्द है जो उसके ट्रांसफर को प्रोहिबिट करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर नेगोशिएबल नहीं रहेगा। इसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दी। वही अगर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं लिखा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट इवन अभी भी फर्दर नेगोशिएबल है अप टू द वैलिडिटी पीरियड। पक्का समझा, डन। अब आगे बढ़। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया बेयर। अभी तक अपन ने पढ़ा ऑर्डर, ऑर्डर में क्या पढ़ा, ऑर्डर में एक्सप्रेसली एक पर्सन का नाम लिखा होता है, स्पेसिफाइड पर्सन का नाम लिखा होता है, और उसमें कोई वर्ड नहीं होने चाहिए जो उसके ट्रांसफर को प्रोहिबिट करे, समझा। शब्द नहीं होने चाहिए जो उसके ट्रांसफर को प्रोहिबिट करे, क्योंकि अगर उसके प्रोहिबिशन, उसके ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन लगा दिया, मतलब आपने उसके ट्रांसफर पे फर्दर रोक लगा दी, स्टॉप कर दिया। इसका ये मतलब हो गया कि अब ये इंस्ट्रूमेंट अपनी आइडेंटिटी ही खो चुका है, बिकॉज अब ये नेगोशिएबल नहीं रहा ना। और तुमने इसको शुरू कहां से किया था कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मगर जैसे ही प्रोहिबिशन लगा दिया तो ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं रहा। इंस्ट्रूमेंट है आज भी, लेकिन नेगोशिएबल नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक चली जाएंगी। और अपने को क्या चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल होना, इसके लिए ये दोनों फीचर जरूरी। समझ आया क्या, इट इज एक्सप्रेस टू बी सो टेबल, मतलब ऑर्डर ये वर्ड के स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के स्टेटमेंट में ऑर्डर ये वर्ड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अपन स्पेसिमेन देखते तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जिसको भी इंस्ट्रूमेंट पेएबल है या जो भी इसका पेयर है, दोनों का नाम उसमें स्पेसिफाइड है, प्लस कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया होना चाहिए उसके फर्दर नेगोशिएशन पर। समझ गया क्या, नहीं समझा, क्या समझा, स्पेसिमेन निकालो, हमारी बुक में दिया हुआ है तो है, पर है मेरे को याद है ये देख। लाइन ध्यान से पढ़ो, देख तो देखो एक वर्ड दिखेगा ऑर्डर, ध्यान से लाइन पढ़ोगे तो वर्ड दिख जाएगा। मिला क्या, ऑर्डर वर्ड मिला, जिस हिसाब से बेचारा लिखा हुआ है एकदम 2-4 शब्दों के बीच में, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसा लग रहा था, लेकिन ये वर्ड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गया क्या लिखा है, देखो 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे। आई कौन है, ये है आई कि ये है आई, राम है आई या रमेश है आई, समझा, क्योंकि उसने ये इंस्ट्रूमेंट साइन करके दिया है। तो यहाँ पर आई का मतलब हो गया राम, मतलब राम प्रॉमिस कर रहा किसको, रमेश को, कि भाई आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो अमाउंट, ठीक है, टू यू, मतलब रमेश तेरे को ही दूंगा, या तो तू जिसको बोलेगा ना उसको दे दूंगा। बस गया। अब तू कैसे बोलेगा कि दूसरे को देना है, तू पेज टर्न कर, उधर लिख के दे देना कि एंडोर्सी कौन है नया। तो मान लो रमेश ने फर्दर नाम लिखा कृष्णा का, ठीक है, एंडोर्सी की पोजीशन। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट पेबल किसको हो गया, कृष्णा को, किसके ऑर्डर से, रमेश के ऑर्डर से। रमेश ने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया रमेश ने, राम को, क्या ऑर्डर दिया कि भाई राम तो ये पेमेंट किसको करना, ऐसा मतलब है उसका ये स्टेटमेंट का, ये बोलना नहीं पड़ता ओरली, ये आपने अगर इंस्ट्रूमेंट में लिख भी दिया तो भी चलता। समझ गया क्या, और एक बार बताऊं आंसर स्टेटमेंट। 3 months आफ्टर डेट, ये छोड़ो, आई प्रॉमिस टू पे रमेश और हिज ऑर्डर, ये तो ठीक है, मतलब वो किसको पे करने का प्रॉमिस कर रहा, रमेश को, या तो फिर रमेश जिसको बोलेगा उसको, मतलब रमेश ऑर्डर देगा, रमेश किसको ऑर्डर देगा, राम को ऑर्डर देगा, क्या ऑर्डर देगा कि राम तो ये पेमेंट जाके किसको कर, कृष्णा को कर, समझा। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट हो गया फर्दर नेगोशिएट, क्योंकि अब इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन गया कौन, कृष्णा, एज वेल एज पेई कौन बन गया, अगेन कृष्णा। पहले पेई कौन था अगर कृष्णा का नाम ना होता तो, रमेश, समझ गया, उधर लिखा हुआ भी उन्होंने ब्रैकेट में पेई रमेश के नाम के बाद, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ऑर्डर नहीं लिखा था, मतलब कृष्णा का नाम उन्होंने नहीं लिखा हुआ, अपन ने कंसिडर किया, इसके लिए अपने केस में पेई बन जा रहा। समझ आया क्या कि कंफ्यूजन हो रहा है, पक्का है क्या, क्लियर, हाँ हाँ करेक्ट, फर्दर किसी को भी नेगोशिएबल नहीं हो सकता, तो उसमें तुमको कहीं पर भी ये लाइंस नहीं मिलेगी फिर, तो भी चलता, बट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल फिलहाल इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, तो मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इवन फर्दर नेगोशिएबल, ठीक है। अब अपन अपने हिसाब से एक बार लिख कर देखते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा आज तक के, अपन ने पढ़ा सेलर, फिर अपन लिखते थे बाय, ठीक है, सेलर अपने लिए इधर कौन है, रमेश, ठीक है,
और इधर बायर कौन है अपने लिए? राम, करेक्ट। तो सेलर ने गुड्स बेचे होंगे, बायर को ऐसा डीम्ड है, उधार दिया होगा, तो राम से पैसे लेने थे, इसके लिए राम से एक बिल साइन करवा के तुमने ले लिया। किसने बनवाया? तो रमेश बना बिल का, राम बना बिल का। याद है ये? रमेश ड्रॉवर है, राम ड्रॉई, करेक्ट। आगे, जैसे ही रमेश को राम ने एक्सेप्टेंस दे दिया, राम बन गया बिल का एक्सेप्टर। याद आया? रमेश के पास बिल वापस आया, रमेश बन गया बिल का होल्डर। अगेन याद आया? होल्डर बोले तो पोसेसर, कि अभी इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, दैट इज द होल्डर। के बाद जैसे ही ये होल्डर बना, फिलहाल ये बन गया पेई और ये बन गया पेयर। फिर अगेन मेरे वर्ड याद रखना कि पेयर का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता, एक ही एक्सेप्शन है, वो जब आएगा तब देखिए। वैसे पेयर का पोजीशन चेंज, क्योंकि आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में कि कभी भी लाइबिलिटी को नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, एसेट्स कर सकते हो, लाइबिलिटी आप अपने ऊपर की किसी और पे डाल। समझा कि नहीं समझा? मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब मेरे को किसी को पैसे देने थे, ये मैं किसी और को नहीं बोल सकता कि तू मेरे लिए ये पैसे दे दे। डेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट एसेट्स कैन बी, राइट? तो अगर मेरे को किसी से लेने थे तो ये मैं किसी और को बोल सकता हूँ कि तू ले लेना। तो इधर रमेश को पैसे लेने थे, बरोबर है? रमेश ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर दिया, और ये अधिकार किसको दे रहा अब रमेश? ये समझा क्या, किसको दे रहा अब यहाँ पर रमेश क्या बन गया? एंडोर्सर। ठीक है, कृष्णा क्या बन गया? एंडोर्सी। एज वेल एज कृष्णा क्या बन गया? होल्डर। एज वेल एज कृष्णा क्या बन गया? पेई। आया समझ? पक्का? क्लियर है? तो ये जो कॉलम है अपना इधर वाला, ये हो गया टू हिज। क्लियर? क्या समझ आया? है कुछ तो पूछ लो। नहीं नहीं आएगा, ये है तो अभी भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही ना, बस उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉप कर दी, वो है नेगोशिएबल होने की। और ऐसा कर सकती पार्टीज, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि ये चैप्टर से बाहर हो गया, बस उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक यूज कर दी, वो नेगोशिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप उसको अब एक डेट इंस्ट्रूमेंट बुलाओगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बुला। अब नहीं रहा ना, लेकिन पहले तो था। जब शुरू हुआ प्राइमरीली तो क्या था? हाँ, वो कोइंसिडेंटली या बोलो कंक्लूसिवली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, चलता। समझ गया ये पूरा? में कोई प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट समझे? पक्का? क्लियर है? ये सारे स्टेटमेंट्स एक बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखे हुए हैं, राइट? का हेडिंग, सॉरी प्रॉमिसरी नोट हेडिंग, तो प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। पॉइंट इज लिखा हुआ है एक्सप्रेसली, समझ गया? लिखा हुआ है ना, तो अपन क्या बोलेंगे? एक्सप्रेसली। सिंपल। आया समझ? है कुछ पूछना? हाँ, वापस बोल। हाँ हाँ, तो सही है ना, गलत क्या है? मैं अभी भी नहीं समझा क्या पूछना है। हाँ, रमेश ने लिख दिया नॉट नेगोशिएट। अब ऑर्डर नहीं है, अब ऑर्डर रेस्ट्रिक्ट हो गया। को क्यों ऑर्डर देना है किसी? स्पेसिफाइड तो है, ऑर्डर कहाँ से आ गया? हाँ, अब रमेश जो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर था, उसको ऑर्डर नहीं दे सकता कि वो किसी और को पेमेंट करे। हाँ, तो अपन ने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, एक बार डेफिनेशन देख लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डेफिनेशन में और टू हिज ऑर्डर ही लिखा हुआ है। इसलिए डेफिनेशन लर्न करेंगे अपन। टू डिफरेंट पार्टीज। डेफिनेशन लिखाते वक्त ये चीजें ब्रैकेट में भी लिखाई थी मैं, तुमने डेफिनेशन एक एक लाइन छोड़ के लिखी हुई है ना। पढ़ एक बार डेफिनेशन। containing signed by the maker directing a certain to order of certain person. बस only to, मतलब to the certain person और to the order of certain person। मतलब अब ऑर्डर कौन देगा? वही certain person अगर ऑर्डर देगा तो वो फर्दर नेगोशिएट होगा। समझ गया? नहीं तो किसको पे करेगा? वो सिर्फ उसी को पे करेगा जिसका ओरिजिनली नाम लिखा हुआ। और ये भी अगर कंफ्यूज करे तो एक बात मेरी ध्यान रखना, कभी भी कोई भी नेगोशिएशंस मतलब एंडोर्समेंट्स फ्रंट पेज पर नहीं होते, और हम जो देख रहे थे इंस्ट्रूमेंट में वो फ्रंट पेज था। मैंने क्या बोला? नेगोशिएशंस हमेशा बैक साइड होते हैं। तो कभी फ्रंट पेज पर तुमको किसी थर्ड पार्टी का नाम देखने रेयरेस्टली मिलेगा। ठीक है? बाकी नेगोशिएशंस अगर करने हैं तो सिर्फ फ्रंट बैक साइड में हो, तो कॉलम्स बनी हुई रहती। अगर इंस्ट्रूमेंट फॉर्मेट के हिसाब से है तो कॉलम्स मिलेगी। बट क्लियर है अब ये फंडा? ठीक है, तो ओनली टू और टू द ऑर्डर। समझ गया? तो अगर मेरे को बत्रा से पैसे लेने हैं और मैंने बत्रा पे बिल निकाला है,
तो उसमें स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, पेबल ओनली टू अ सर्टेन पर्सन। हु इज द सर्टेन पर्सन, मैं, मेरा क्लियरली नाम लिखा जाएगा उसमें, दैट द सर्टेन पर्सन, सर्टेन मतलब डेफिनेट, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, करेक्ट। और हिज ऑर्डर, हिज यहाँ पर कौन अगेन, तो मैं किसको ऑर्डर दूंगा, बतरा, ये बतरा अब ये पेमेंट तेरे को किसको करने का है, आया समझ, तो दैट्स द ऑर्डर, समझा। ऑर्डर का लिटरल मीनिंग लेना है, ऑर्डर मतलब किसी को आपने इंस्ट्रक्शन दिए, डायरेक्शन दिए, तेरे को ऐसा करना है, लेकिन बस ये इंस्ट्रक्शन ओरली नहीं दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दिए, सही फर्क। चेक में भी तो ये करते हो, चेक में आप किसको ऑर्डर देते हो, बैंक को, क्या ऑर्डर देते बैंक को, कि भाई ये जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है, ये जहां पर भी जाकर के अपना चेक डिपॉजिट करेगा उस बैंक में ये पैसे ट्रांसफर कर देना, ये मेरा ऑर्डर है, ईश्वर का ऑर्डर रहता है। तो अगर मैंने किसी के नाम का चेक काटा है, जैसे मैंने खुशी के नाम पर चेक क्लिक कर दिया है मेरे अकाउंट से, तो मैंने अपनी बैंक को ये ऑर्डर दिया है कि वो मेरे अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करे खुशी के किसी भी बैंक अकाउंट में, समझ आया। और अगर मैं उस चेक पर क्लियरली एक नंबर और अकाउंट नंबर और बैंक का नाम लिख कर दूं, तो खुशी सिर्फ उसी बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकती है, ये अपन ने डिविडेंड चैप्टर में पढ़ा था, डिमांड ड्राफ्ट, डिविडेंड वारंट, ये जब सब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब भी कंपनी टीडी या फिर डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड भेज रही तो चेक बनाकर भेजती, लेकिन उस चेक पर नाम तो पार्टी का रहता, मगर उस पार्टी का एक लौता जो अकाउंट नंबर रहता उसका नाम भी रहता और बैंक का नाम भी रहता। तो अब ये चेक सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में डिपॉजिट हो सकता, आया याद, समझा भी पक्का। तो चेक भी तो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, समझ गया। प्रॉमिसरी नोट शायद एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ऐसा वाला सीन, ए और मे नॉट, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता, खुद बायर बना के देता, प्रॉमिसरी नोट खुद बायर बनाता, बायर कौन है, जिसने कुछ खरीदे, तो ही इज द पेयर, वो हिमसेल्फ एक नोट लिख रहा कि मैंने आपसे कुछ खरीदे थे, मेरे को आपको 50,000 रुपये पे करने हैं, तो ये मेरा वादा है कि मैं आपको 50,000 पे कर दूंगा आने वाले 2 महीने में, ये मेरा सिग्नेचर स्टैम्प चिट्ठी दे दी, ये हो गया प्रॉमिसरी। जो खुद कौन लिख कर दे रहा, बट बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिख कर देता, सेलर लिख कर देता, लेकिन चेक कौन लिख कर देता, बायर अगेन, चेक वो लिखता ना जिसको पेमेंट करना है, मतलब जो पेमेंट करने वाला है, ऐसा आया अभी समझ, पक्का, बोलो, हाँ, हाँ, अकाउंट पे ही लिखा, लेकिन अगर नाम वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया तो, सुन लो, अब वो भी अब डिटेल में जा ही रहे तो अपन जनरल बात कर लेते हैं। चेक के केस में क्या होता है कि जब भी एक चेक इशू किया जाता तो चेक में दो चीजें कंपलसरीली करनी पड़ती। एक, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इस इंस्ट्रूमेंट को कैश ना करवा सके, क्या बोला, एन कैश, एन कैश का मतलब होता है वो बैंक में जाकर के कैश विड्रॉल करेगा, तो आप अगर चाहते हो कि वो कैश विड्रॉल ना करे तो आप ऊपर लिखोगे अकाउंट पे ही, क्या लिखोगे, इस वर्ड का मतलब होता है अकाउंट पे ही का कि अब ये एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ही ट्रांसफर होगा, ये मतलब होता है अकाउंट पे ही का। और एक्चुअली नाम लिखा जाता है उसके नीचे पे टू वाले ब्लैंक में, समझा। तो व्हाट आई जस्ट सेड कि अकाउंट पे ही लिख दिया दो, मगर नाम ही नहीं लिखा किसी पार्टी का, सिर्फ अमाउंट है, साइंड है और अकाउंट पे ही है, तो अगेन ये इंस्ट्रूमेंट बेरर ही है, क्या है, लेकिन जो भी इस चेक का यूज करेगा, डिपॉजिट करेगा, उसका नाम पता लग जाएगा क्योंकि ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। सोचा मैंने क्या बोला, देवा देना आदित्य ऐसे, तो समझ आ रहा क्या, किसी के पास चेक है क्या, कोई लाया मेरे को देने के लिए, देखा दी चेक में, हाँ चेक है तेरे पास, बहुत ही गरीब बच्चे, क्या उनके पास भी नहीं। सुनो, तो इमेजिन दिस इज अ चेक, और ये जो ऊपर का अप राइट कॉर्नर है, अब तुम्हारे लिए अप लेफ्ट कॉर्नर है, मेरे लिए अप राइट कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है इधर आप अकाउंट पे ही लिखते हो, करेक्ट, देखा है कभी ये लिख करते हुए किसी को, ये अकाउंट पे ही ऊपर लिखा जाए, आप अगर अकाउंट पे ही लिखना भूल गए मतलब वो है ही नहीं, तो जिसका भी नाम लिखा है वो इसी बैंक में जाएगा और कैश विड्रॉल करेगा, क्या क्या, ये नहीं समझ, करके बता देख, व्हाट आई एम डूइंग, अभी एक इंस्ट्रूमेंट पे अपन अकाउंट पे ही लिख रहे हैं और उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है, और अपन नीचे साइन कर देते हैं, ठीक है, साइन कर दिया। अब क्या, अब ये इंस्ट्रूमेंट यूज तो कोई भी कर सकता क्योंकि बेरर है, मगर फाइनली जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को अपने खाते में जाकर डिपॉजिट करवाएगा उसका नाम मेरे को पता लग जाए, बैंक स्टेटमेंट में आ जाता ना, इसी बेसिस पे बीआरएस करते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट, उसमें डिटेल आ जाती क्यों, समझ गया। बट अब अपन दूसरा करके देखो, कि मैंने यहाँ पर बत्रा का नाम लिख दिया होता, नाम तो बोल यार, हाय ध्रुव है क्या, ध्रुव, ध्रुव तारा, अब नाम लिखा है ध्रुव बत्रा लेकिन अकाउंट पे ही नहीं किया, तो व्हाट विल बत्रा डू, मान लो ये चेक मेरे एचडीएफसी बैंक का है, बत्रा मेरे से चेक तो लेगा लेकिन जाएगा एचडीएफसी बैंक में, और बत्रा क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक वाली जो भी कैशियर है उसको ये चेक देगा और उससे बदले में लेगा कैश,
क्या लेकर आएगा? ये कैश किसके खाते से डिडक्ट होंगी? वेरी ऑब्वियसली मेरे, ये चेक मेरे खाते का है। आया आप समझ? ये अकाउंट पे का डिफरेंस, समझ गया? अकाउंट पे लिखने से इंस्ट्रूमेंट के नेगोशिएशन पर कोई असर नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक है तो। और अगर आप नाम लिखकर अकाउंट पे लिख दो तो फिर पक्का वो नॉट नेगोशिएबल, इसको आप फर्दर किसी और को दे नहीं सकते। आया समझ? क्या? इसी को वर्ड्स लिखे गए ORDER, ऑर्डर, यही होता है ऑर्डर। जब आप नाम लिख दो तो ऑर्डर। समझ गया क्या? पक्का समझ गया? प्रोसेस हुआ क्या? पक्का हुआ? देख लो, थोड़ा रजिस्टर निकाल लो, क्योंकि मैंने ये सोचा ही था कि आज अपन नोट्स लिखेंगे। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिस चैप्टर इज नॉट टफ। ये लोगों को लगता है टफ क्योंकि उनको टेक्निकल नहीं समझ आता इसका। हाँ, कागज वागज कुछ भी चलेगा, कहीं पे भी लिखो, बस लिखा हुआ चाहिए। से हाँ, ठीक है, तो वही आएगा। पेड़ के नीचे लिखो मनी और कैपिटल। कौन से वाले से काम है? तो जो भी लिखेंगे अब किसके नीचे आएगा? मनी मार्केट के नीचे हेडिंग डालना डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके नीचे है शॉर्ट टर्म। अरे नानोटे आया क्या? वो इंपॉर्टेंट ही नहीं गायब होते। हाँ नहीं, शॉर्ट टर्म लिखा, उसके नीचे वो तीन इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप। सेक्शन क्या है इसका? 13 था वो। एक है BOE, एक है PN, PN हर जगह मोदी जी को मत घुसाओ। आगे उसके बाद में पूरा लिखना, की लिखेंगे तो थोड़ा अजीब लगे। ऐसा मत है। ये चैप्टर जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने सेलर बायर, वैसे ही जैसे तुमको वो लिख के दिया ना अभी थोड़ी देर पहले, ये लिखा। फिर मैंने एक जने को पूछा बायर कौन है, तो मेरे को जवाब दिया जो गुड्स बेचता, वो बायर है ना। मैं बोला एक नंबर, इसको बोलते एकदम कि अब एपोकलिप्स आएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी इसी में। क्योंकि हम जुड़ गए पैरेलल यूनिवर्स से ना, हमने टाइम को कंट्रोल कर लिया। इसके लिए सेलर बायर बन गया और बायर सेलर बन गया। लिखा तीनों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। अब फ्रेश हेडिंग लो। सेंटर हेडिंग में लिखना टाइप्स ऑफ NI, NI का कैपिटल लिखना, कैपिटल लेटर्स में N और I। टाइप्स ऑफ NI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। दो डिवीजन दो, एक में लिखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे में लिखना पेयर इंस्ट्रूमेंट्स। एक में लिखना ऑर्डर, एक में लिखना पेयर। वैष्णवी तेरे बाजू वाली लिख रही कि नहीं लिख रही? अभी तक सब लिखा क्या उसने? पेज पे लिख रही तू? रजिस्टर नहीं है तेरे पास, गरीब बच्ची। मेरे को इसके लिए चेयर्स पसंद नहीं है, सब गरीब आते हैं यहाँ पे। सब गरीब भरे हुए हैं यहाँ पे, एक से एक गरीब भरे हुए हैं। सब गरीब, पेन मांग रहे हैं, रबड़ मांग रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं, पेज मांग रहे हैं, सब मांग मांग के ही दे रहे। वो लावटी तो लुट गया वो चक्कर में। एक है इधर इधर बॉयज बैच में, नमन लावटी करके, वो लुट गया। सब स्टेशनरी ले लेते उससे, पेपर भी देने मेरे को तो लगता है उसके भरोसे पे ही आते हो। लिखा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के साइड में लिखो पहला पॉइंट, एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। एक्सप्रेस्ड टू पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन। यही बजी क्या आज? जगह हो गई, 7 बज गई होंगी, जाएंगे हम घर। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, और टू द ऑर्डर ऑफ दैट स्पेसिफाइड पर्सन, और टू द ऑर्डर ऑफ दैट स्पेसिफाइड पर्सन। अब ठीक है, अब समझ गया जाएगा ये नहीं समझेगा? अब बेरर के साइड पे, अब बेरर पहले पढ़ लेते के बाद लिखते। वेदांत, ए वेदांत, ए वेदांत, वेदांत, आवाज आ रहा तेरा भी? सब ये क्या? फर्स्ट शिफ्ट।
मतलब उस पर लिखा हुआ रहेगा बेरर, या तो कुछ भी, मतलब किसी भी स्पेसिफिक पार्टी का नाम उस पर कोटेड नहीं होगा, उसको अपन बोलेंगे बेरर। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देन द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट, ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट, मैं याद दिलाता, जिया ने लास्ट एंडोर्समेंट किया था, किसको, किसको, तुमको शर्म आ रही है उसका नाम लेने में, अपन पार्टीज के हिसाब से पढ़। ऋतिक, ऋतिक, किसने किसको एंडोर्स किया था? तो ये फाइनल एंडोर्समेंट क्या था? फाइनल बोले तो इसके बाद में एंडोर्समेंट अपन ने देखा क्या? नहीं। जिया ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट पलट के एंडोर्सर की पोजीशन में खुद का नाम लिखा था, लेकिन एंडोर्सी की पोजीशन में ब्लैंक कॉलम था, मतलब कोई नाम लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो वो क्या बोल रहे हैं। देन द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट मींस साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ये दिखा इधर, ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, क्या मतलब हुआ इसका? साची का नाम लिखा नहीं, साची को डिलीवर जरूर किया था इंस्ट्रूमेंट जिया ने खुद के हाथ से, गुड फेथ है, बोनाफाइड है, कोई टेंशन नहीं है, साची चोटी नहीं है, मगर पॉइंट इज साची का कहीं पर नाम कोटेड नहीं, तो द एंडोर्समेंट वाज इन ब्लैंक, अगेन प्रूविंग कि द इंस्ट्रूमेंट हैज बिकम पेयर। और इसी के लिए बत्रा का हुआ था। आया याद? सेम बात बोली थी मैं, कुछ नया नहीं बोला। ठीक है, लिखो फिर नोट्स। पेयर इंस्ट्रूमेंट वाले कॉलम, फर्स्ट पेबल टू बेरर, इतना ऐसे ही लिखना, पेबल टू बेरर, बियरर मत बोलना, है ना, रात के काम शाम को नहीं, बेरर, तगड़ा नहीं हंस, जो हंसता वो करता है ऐसे टू बेरर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो उसके, फर्स्ट और फाइनल एंडोर्समेंट, फर्स्ट और फाइनल इंडोर्समेंट लिखना जैसा बुक में लिखा है वैसा, आई एन से लिखना, मार रहा तुम्हें, लिखा गया, क्या लिखा? फर्स्ट और फाइनल इंडोर्समेंट इज मेड इन ब्लैंक, इज मेड इन ब्लैंक, BLANK, फुल स्टॉप, कर जाके ET, दूर की ठीक है, लिखा बराबर से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट, समझ गया? फ्रेश हेडिंग डालो, फ्रेश हेडिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और जब मैं बोलूँ लिखना है तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो दरवाजा खुला है। इनमें उसने लिखा गया पहले का सब कुछ पक्का? पेन किसका है? तेरा पेन, स्केल पेंसिल तूने दिया कि वो लाया था वो? नहीं, मतलब तुम लाइन भी दोस्तों के भरोसे पे मारेंगे, बुक में, बुक में लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हेडिंग, उसमें लिखो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन लिखेंगे, छाप लो किताब में से, डेफिनेशन थोड़ी बदलूंगा मैं। कैमरा कौन पढ़ाई नहीं, मजा नहीं आता, हम रोज स्टैंड अप ठीक है, में स्टैंड अप हो रहा है यहाँ, स्टैंड अप डालेगा तो एक अलग चैनल बना के उसमें डाल सकते हैं। हाँ बात बोला। नहीं पर वो कर नहीं सकते, वैसे ही बच्चे घर में झाँक झाँक के जाते हैं, वो भी सवेरे सवेरे 8 बजे, सच में बता रहा मैं तुमको, डेंजरस हो गया मेरा काम, तेरी बात थोड़ी कर रहा मैं। हाँ ना, अबे मेरा ही घर था ना। ये डेफिनेशन कल तक पिटपाट हो जानी चाहिए सबकी, पिटपाट एकदम रट्टा, नहीं तो फिर अब भी लर्न करा था, नहीं ना, घर से करके आएंगे ना, गुड बॉय ना, गुड बॉय गुड गर्ल्स, तीसरा अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। अमन छापने को भी इतना टाइम लग रहा? वो ट्वेल्थ फेल पिक्चर देखा तुमने? ट्वेल्थ फेल ही ना वो,
मैं ना वो वही होता, मैं वो क्लास में जाते बच्चे पेपर लिखने के लिए, और वो बच्चे सब किताब लेके आते हैं छापने के हिसाब से, तो उनके सर बोलते हैं अबे नालायक को तुम्हारी छापने की भी औकात नहीं है। क्योंकि तुमको आता ही नहीं, लैंग्वेज ही नहीं पढ़ते आते तो क्या छापेंगे, तो बोले जो मैं बोलूंगा वो लिखने का, उसमें भी बच्चे फेल हो रहे हैं। बताओ टैलेंट लगता फेल होने की। ठीक है, पक्का। अब नीचे एक लाइन छोड़ के चार्ट बनाएंगे। ओए, मैं रुकूंगा नहीं वाला ये। हाँ, मैं आगे का भी लिखा दूंगा। इतने जल्दी सुन लेते तुम मेरी बातें। ये ऐसा डिजाइन नहीं है मेरे चार्ट में। सेम है, 19-20 का। लिखा बराबर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर याद है? अनपेड सेलर की डेफिनेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि एक, वो तब अनपेड सेलर बनता जब बिल डिसऑनर होता, बरोबर है? लेकिन बिल डिसऑनर दो तरीके से हो सकता, एक एक्सेप्टेंस के बाद और एक तो एक्सेप्टेंस के वक्त। अगर उसने बिल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो सेलर तुरंत अपने आप को अनपेड सेलर ट्रीट कर सकता है। याद आया क्या? मतलब बिल डिसऑनर्ड माना जाएगा अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो। ये समझा क्या? याद है क्या ये पॉइंट? वापस समझाता हूं, देखो इधर। सेलर ने बिल निकाला बायर पे, ऑब्वियसली सेलर बेतुका बिल नहीं निकाल सकता। सेलर ने अगर बायर को 50,000 का माल बेचा है तो सेलर ज्यादा से ज्यादा 50,000 का ही इंस्ट्रूमेंट निकाल सकता। ना तो बायर इज बाउंड टू साइन इट। अगर वो डिनाई कर देता साइन करना तो वो तुरंत वही डिसऑनर माना जाए, तुरंत। समझ गया? और डिसऑनर के आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चालू है। या तो दूसरा ये है कि बिल बनाया, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ड्यू डेट को डिसऑनर कर दिया। समझा? तो ये डिसऑनर हुआ एक्सेप्टेंस के बाद। फर्क समझा? लेकिन दोनों की प्रोसीडिंग सेम ही है। फाइनली जाकर के सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा इस चैप्टर के अनुसार। तो इस चैप्टर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, हर बार पूछा। ठीक है, पक्का? ये समझ गया? नेक्स्ट हेडिंग डाल। 3 और मोर पार्टी ट्रांजैक्शन। ये ऐसा ही लिखना है, यही लिखो, काटो, फिर लिखना।